नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाने वाले हैं देश दुनिया की हर बड़ी और अहम खबर, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव न्यूज स्टोरीज, साथ ही वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज भी और वॉर ब्रेकिंग न्यूज सीधे युद्ध के मैदान से। तो आइए शुरुआत करते हैं सुपर प्राइम टाइम की। युद्ध के मैदान से बहुत बुरी खबर आ गई है। वॉर जोन में एटमी महाविनाश शुरू हो चुका है। पुतिन ने एटमी ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है। रूसी फौज इस वक्त यूक्रेन पर जो मिसाइलें दाग रही है वो न्यूक्लियर वॉरहेड से लैस है। यह ऐलान किसी और ने नहीं बल्कि खुद रूस ने किया है। इसका मतलब यह है कि महाविनाश का फाइनल और एटमी राउंड शुरू हो चुका है। तो सवाल यह है कि क्या अब यूक्रेन का सर्वनाश बहुत निकट है? उससे बड़ा सवाल यह है कि पुतिन ने परमाणु प्रहार का ऑर्डर क्यों दिया? हर सवाल का जवाब हमारी पहली एक्सक्लूसिव वॉर रिपोर्ट में आपको मिलेगा। वॉर ग्राउंड से आई महाविनाश की खबर। शुरू हो गया एटमी कदर। युद्ध अब एटमी रूप ले चुका है। रूस एटमी हमला कर रहा है। रूस जो मिसाइलें फायर कर रहा है वो न्यूक्लियर वॉरहेड से लैस है। पुतिन का आदेश, महाप्रलय आरंभ। परमाणु अग्नि में यूक्रेन होगा भस्म। रशियन मीडिया का विस्फोटक ऐलान। मिटने वाला है यूक्रेन का नाम। युद्ध अब एटमी रूप ले चुका है। रूस एटमी हमला कर रहा है। रूस जो मिसाइलें फायर कर रहा है वो न्यूक्लियर वॉरहेड से लैस है। रशियन आर्मी X-55 मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमले कर रही है। X-55 वो मिसाइल है जो एटमी हमला करने के लिए कुख्यात है। रूस का यही वो ऐलान है, यही वो खबर है जो युद्ध के मैदान में एटमी विनाश शुरू होने की मुनादी कर रही है। तो सवाल यह है कि क्या अब यूक्रेन खत्म होने वाला है? क्या वॉर जोन में वो एटमी कयामत आने वाली है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी? अगर पुतिन ने एटमी ऑपरेशन लॉन्च किया तो क्यों? जवाब है यूक्रेन का काउंटर अटैक। पुतिन का विस्फोट, यूक्रेन पर सबसे विध्वंसक चोट। आसमान से मिसाइल की बरसात, समंदर से कैलिबर प्रहार, जमीन पर एलिगेटर अटैक। ये ज़ेपोरिज़िया जंग का भयानक ट्रेलर है। ये 24 घंटे में हुए यूक्रेन विनाश की पिक्चर है। ज़ेपोरिज़िया की जंग में सिर्फ 24 घंटे के अंदर यूक्रेनी सेना के परखच्चे उड़ रहे हैं। यूक्रेन के सैकड़ों जवान खत्म। यूक्रेन के टैंकों का बेड़ा तबाह। कई आर्मर्ड व्हीकल्स ध्वस्त। ज़ेपोरिज़िया इस वक्त युद्ध का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है। यहां रूस और यूक्रेन के बीच बहुत विनाशक फाइट हो रही है। इस बात का ऐलान हम नहीं बल्कि वॉर जोन से आए युद्ध की तस्वीरें कर रही हैं। ज़ेपोरिज़िया में यूक्रेन का काउंटर अटैक बहुत ही खतरनाक रूप अख्तियार कर चुका है, लेकिन रूसी स्ट्राइक के सामने यूक्रेनी फोर्स पस्त होती जा रही है। ज़ेपोरिज़िया की लड़ाई में अब तक के सबसे खतरनाक हथियारों की एंट्री हो चुकी है और इसी के साथ शुरू हो चुकी है फाइनल फेज का महायुद्ध। युद्ध का यही सत्य है, यही तथ्य है। यूक्रेन ने ज़ेपोरिज़िया में न सिर्फ सबसे एडवांस हथियार उतार दिए हैं बल्कि जवानों की कई टुकड़ी भी भेज दी है। यूक्रेन ने 1500 जवानों, 150 आर्मर्ड व्हीकल्स और लेपर्ड टैंक के बेड़े से रूसी पोजीशन को तबाह करने की कोशिश की, लेकिन रूस ने यूक्रेन के इस हमले को नाकाम कर दिया। इस बात का ऐलान खुद रूस के रक्षा मंत्री शोइगु ने किया है। रात 1:30 बजे ज़ेपोरिज़िया की ओर से दुश्मन ने रूसी डिफेंस को तोड़ने की कोशिश की। यूक्रेन ने 1500 जवानों और 150 बख्तरबंद वाहनों से हमला किया, लेकिन रूस ने यूक्रेन के इस हमले को नाकाम कर दिया। रूसी फौज ने भीषण हमला किया। हमारे हमले से शत्रु सेना पीछे हटने को मजबूर हो गई। यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ है। ये पहली बार है जब यूक्रेन ने लेपर्ड टैंक के बेड़े को ज़ेपोरिज़िया की जंग लड़ने के लिए भेज दिया है। सिर्फ लेपर्ड ही नहीं बल्कि पश्चिमी देशों से मिले अत्याधुनिक हथियारों से भी रूसी पोजीशन पर हमले किए जा रहे हैं। यूक्रेन का काउंटर अटैक तेज हुआ, उसका आक्रमण विध्वंसक हुआ तो पुतिन ने एटमी जलजला लाना शुरू कर दिया। रूसी फौज अब जो मिसाइलें दाग रही है वो न्यूक्लियर वॉरहेड से लैस है। मतलब ये कि युद्ध में अब एटमी विनाश शुरू हो चुका है। जंग अब परमाणु जंग में बदल चुकी है। रूसी आर्मी ब्लैक सी से कैलिबर क्रूज मिसाइलें फायर कर रही है। असॉल्ट एयरक्राफ्ट से रूस ने यूक्रेनी सेना के फील्ड हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया। यूक्रेन ने ज़ेपोरिज़िया में काउंटर अटैक के लिए पश्चिमी देशों के टैंक को भेजा है। रूसी फौज इनकी भी कब्र खोद रही है। रूस के निशाने पर जर्मन लेपर्ड टैंक है। पिछले 24 घंटे में यूक्रेनी सेना का सिर्फ ज़ेपोरिज़िया में ही बहुत बड़ा नुकसान हुआ है।
रूस न सिर्फ पश्चिमी हथियारों और टैंक को तबाह कर रहा है, बल्कि यूक्रेनी सैनिकों को भी खत्म करता जा रहा है। अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो यूक्रेन के 945 जवान मारे जा चुके हैं। यूक्रेन के 40 से ज्यादा टैंक तबाह हो चुके हैं। इनमें से 11 टैंक लेपर्ड टैंक हैं। वही लेपर्ड जिसे ज़ेलेंस्की ने ज़ैपोरिज़िया की जंग लड़ने भेजा है। रूसी प्रहार में यूक्रेन के 28 इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स, 74 आर्मर्ड व्हीकल्स और 3 सेल्फ प्रोपेल्ड गन ध्वस्त हो चुकी हैं। यह आंकड़ा सिर्फ 24 घंटे का है। पिछले 5 दिनों में यूक्रेनी सेना को बहुत बड़ा आघात पहुंचा है। रूस का दावा है कि 5 दिन में वॉर जोन में यूक्रेन के 5000 से ज्यादा जवान मारे जा चुके हैं। रूसी सेना 150 से ज्यादा टैंकों की कब्र खोद चुकी है। यूक्रेन के 400 से ज्यादा आर्मर्ड व्हीकल्स भी बर्बाद हो चुके हैं। यूक्रेन के 5 फाइटर जेट और 2 अटैक हेलीकॉप्टर भी तबाह हो गए हैं रूस द्वारा। रूसी सेना न सिर्फ खुद का बचाव कर रही है, बल्कि यूक्रेन को बड़ा जख्म भी देती जा रही है। पिछले 48 घंटे में ज़ैपोरिज़िया में यूक्रेन 22 बार हमले कर चुका है, लेकिन हर बार उसका हमला नाकाम रहा है। अलबत्ता यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचा है। ज़ैपोरिज़िया में जारी भीषण जंग ऐलान कर रहा है कि युद्ध का एटॉमिक गेट ओपन हो चुका है। पुतिन के पुराने इंटरव्यू की एक क्लिप वायरल हो रही है, जिसमें पुतिन कह रहे हैं कि इस जंग में कोई नहीं बचेगा। सुन लीजिए, समझ लीजिए, पुतिन का ऐलान है, महासंहार होगा, इस संहार में कोई नहीं बचेगा। रूस में पुतिन का पुराना इंटरव्यू खूब सर्कुलेट हो रहा है। रूसी मीडिया इस पर डिबेट कर रही है। सवाल ये है कि क्या ये यूक्रेन समेत पूरी दुनिया को पुतिन की परमाणु धमकी है? क्या रूस हार के करीब पहुंचा तो एटमी तबाही से परहेज नहीं करेगा? क्या पुतिन का पुराना इंटरव्यू किसी प्लानिंग के तहत सर्कुलेट किया जा रहा है? इस इंटरव्यू का फिर सामने आना क्या रूस के परमाणु एक्शन का संदेश है? इन सवालों का जवाब तो सिर्फ पुतिन और क्रेमलिन के पास ही है, लेकिन जिस वक्त पुतिन का ये इंटरव्यू वायरल हो रहा है, उसी वक्त दावा किया गया है कि रूसी फौज अब न्यूक्लियर हमले कर रही है। रूस एटमी वॉरहेड से लैस मिसाइलों से विनाश का नया अध्याय लिख रहा है। रशियन मीडिया का ऐलान और पुतिन का बारूदी तूफान इस बात की पुष्टि कर रहा है कि वॉर अब एटमी विध्वंस में बदल चुकी है, जिसमें यूक्रेन का बचना फिलहाल असंभव नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बेलारूस में 8 जुलाई से तैनात होंगे परमाणु हथियार। इस वक्त की बड़ी खबर, रूस बेलारूस के राष्ट्रपति की मुलाकात के बाद यह ऐलान किया गया है। रूस के परमाणु बम बेलारूस में तैनात किए जाएंगे। बेलारूस बना रहा है एटमी हथियार रखने का सेंटर। अमेरिका रूस के फैसले का कर रहा है विरोध, लेकिन ऐलान कर दिया गया कि 8 जुलाई से तैनात होंगे परमाणु हथियार बेलारूस में। रूस यूक्रेन जंग का सबसे विनाशक बारूदी फेज शुरू हो चुका है। काखोवका डैम विस्फोट के बाद यूक्रेन ने रूस पर बड़ा काउंटर अटैक शुरू कर दिया है। रूस के कब्जे वाले यूक्रेनी क्षेत्रों में रूसी फौज के सैन्य ठिकानों को धुआं कर दिया गया है। ब्रिटेन से मिले लॉन्ग रेंज हथियारों से फ्रंटलाइन के बहुत पीछे बने रूसी ठिकाने आसानी से ध्वस्त किए जा रहे हैं। बौखलाए रूस ने भी यूक्रेन के हथियार गोदाम से लेकर सैन्य चौकियों पर रॉकेट और मिसाइलों की बरसात कर दी है। 8 जून की रात और 9 जून की सुबह यूक्रेन के लिए बहुत विनाशक बनकर आई है। देखिए रणभूमि से आई विध्वंसक तस्वीरें और पुतिन का नेक्स्ट प्लान क्या है। खेरसोन दहल उठा, बर्दियांस्क लपटों में झुलस गया, बार्सिलेव धुआं हो गया, लुहांस्क टेक्लोवोस पर विनाशक मिसाइल वर्षा हुई। बीती रात से यूक्रेन की धरती मिसाइलों और बमों से दहल रही है। आसमान में लपटें दिख रही हैं। धमाकों के बाद धुआं नजर आ रहा है। ऐसा क्यों, ये समझिए। स्टॉर्म शैडो मिसाइल से यूक्रेन का बड़ा हमला। यूक्रेन ने लुहांस्क में रूस का हथियार डिपो उड़ाया। रूस ने तबाह किया यूक्रेन का ओमान हथियार डिपो। रूस के कैलिबर मिसाइल से बड़ा हमला। कीव पर कभी भी हो सकता है बड़ा मिसाइल हमला। काखोवका डैम विस्फोट पर आरोप प्रत्यारोप के बाद अब सबसे बड़ी बारूदी जंग शुरू हो चुकी है। काउंटर ऑफेंसिव के लिए ज़ेलेंस्की पर नेटो देश दबाव बना रहे थे। अब ज़ेलेंस्की ने पूरी ताकत से काउंटर ऑपरेशन शुरू कर दिया है।
7 जून को ही नेटो प्रमुख ने कहा था कि यूक्रेन के पास इतनी मात्रा में हथियार जमा हो चुके हैं कि वो अपने इलाके को आजाद कराने की जंग छेड़ सके। और 8 जून को ही यूक्रेन ने यह मिशन शुरू कर दिया। ये यूक्रेन की ओर से दागी गई स्टॉर्म शैडो मिसाइल से बची तबाही है। यूक्रेन ने एक के बाद एक 4 स्टॉर्म शैडो मिसाइल से लुहांस्क में रूस के कब्जे वाले क्षेत्र पर हमला किया। इस हमले में लुहांस्क तेक्लोवोज इलाके में बना रूस का हथियार गोदाम नष्ट हो गया। रूस पर एक साथ 4 स्टॉर्म शैडो मिसाइल हमलों के साथ ही यूक्रेन ने बेलगोरोद शहर पर फिर बड़ा हमला करने की कोशिश की। बेलगोरोद शहर पर यूक्रेन ने ड्रोन अटैक किया, लेकिन रूस के डिफेंस सिस्टम ने उसे हवा में ही तबाह कर दिया। यूक्रेन ने बेलगोरोद शहर के साथ साथ रूस के वोरोनेज शहर पर भी ड्रोन से हमला किया। इस हमले में रिहायशी इमारत के 10 अपार्टमेंट तबाह हो गए। ये यूक्रेन की तरफ से किया जाने वाला सबसे बड़ा अटैक, सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है और यूक्रेन का निशाना इस वक्त रूसी शहर हैं। इसके अलावा यूक्रेन में बसे रूस के सैन्य अड्डे हैं। यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव ऑपरेशन के जवाब में रूस ने भी बड़े पलटवार किए हैं। यूक्रेन को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। रूस ने यूक्रेन पर सबसे बड़ा हमला बार्सिलेव शहर में किया। बार्सिलेव के मशीन बिल्डिंग प्लांट पर रूस ने एक साथ 4 बम ड्रॉप किए। 4 बड़े धमाके हुए और सब धुआं हो गया। यूक्रेन ड्रोन का इस्तेमाल करके रूसी शहरों को निशाना बना रहा था। इसके बाद बौखलाए रूस ने ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर बने यूक्रेन के ड्रोन ऑपरेशन सेंटर को ही उड़ा दिया। ड्रोन फुटेज में दिख रहा है कि रूस ने अलग अलग क्षेत्रों में बने यूक्रेन के ड्रोन ऑपरेशन सेंटर्स को निशाना बनाया और एक एक धमाके से ही सेंटर तबाह हो गए। यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव शुरू होते ही रूस की एयरफोर्स एक्शन में आ गई। रूसी पायलट ने ईस्टर्न मोर्चे पर पहुंचकर अटैक हेलीकॉप्टर से मिसाइलें बरसानी शुरू कर दी। इन मिसाइलों से यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव में शामिल आर्टिलरी हथियारों को तबाह कर दिया गया। यूक्रेन के बर्दियांस्क शहर में भी रूस ने बड़ा हमला किया। बर्दियांस्क शहर में बड़े धमाके की आवाज सुनी गई और आसमान में आग का बड़ा गोला नजर आने लगा। 2 अलग अलग कैमरों से बर्दियांस्क की ये तस्वीरें देखिए। ये हमला एक गैस फैक्ट्री पर किया गया। ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर रूस और यूक्रेन के बीच आमने सामने की जंग जारी है। यूक्रेनी जवान टैंकों से रूसी ठिकानों पर बमबारी करते नजर आ रहे हैं। पलटवार में रूसी सेना भी खेरसोन के फ्रंट लाइन पर लगातार बमबारी कर रही है। यूक्रेन का आरोप है कि रूसी सेना बाढ़ग्रस्त इलाकों में चलाए जा रहे बचाव ऑपरेशन में जुटे जवानों को टारगेट बना रही है। यूक्रेनी सेना का बचाव दल खेरसोन में लोगों को बचा रहा था, तभी एक गोला उनके करीब गिरा। बाढ़ग्रस्त इलाके में रूस की गोलाबारी से एक नागरिक भी जख्मी हो गया। रूस ने पूर्वी यूक्रेन से लेकर पश्चिमी यूक्रेन तक ज़ेलेंस्की की सेना को निशाना बनाया है। बार्सिलेव, बर्दियांस्क, कीव और ओमान तक रूस ने ताबड़तोड़ प्रहार किए हैं। रूस ने अपनी एयरफोर्स के साथ साथ ब्लैक सी में नेवल फ्लीट के जरिए भी यूक्रेन पर हमले किए हैं। ब्लैक सी से रूस ने यूक्रेन पर कैलिबर मिसाइलें दागी हैं। KH-101 और KH-55 क्रूज मिसाइलों से भी यूक्रेन पर हमले किए गए हैं। कैस्पियन सागर से भी रूस की नेवी ने यूक्रेन पर बड़े हमले किए हैं। रूसी सेना के मिसाइल हमलों से यूक्रेन का ओमान शहर दहल उठा। यूक्रेन के ओमान शहर पर रूस ने कैलिबर मिसाइलों से हमला किया और इस हमले के बाद आसमान लाल हो गया। आग की ऊंची लपटें दूर दूर तक नजर आने लगी। रूस ने दावा किया है कि इस हमले में नेटो से मिले हथियारों का पूरा गोदाम तबाह कर दिया गया। रूस ने यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव का जवाब फास्फोरस बम से भी दिया। बाखमुत के नजदीक रूस ने फास्फोरस बम से यूक्रेनी मोर्चों पर आग बरसाई और यूक्रेन के सैनिक आग से जान बचाने के लिए छिपते दिखे। काउंटर ऑफेंसिव यूक्रेन को महंगा पड़ता दिख रहा है और अब रूस का प्लान है कीव पर सीधा कब्जा करना। कीव पर बड़े हमले की शुरुआत कभी भी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। काखोव का जलाशय के टूटने के बाद न सिर्फ ज़ैपोरिज्जिया बल्कि पूरे यूक्रेन पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं।
बीतते वक्त के साथ न्यूक्लियर विनाश का खतरा हर पल बढ़ता जा रहा है। हालांकि विनाश को लेकर अभी तक सिर्फ अनुमान के आधार पर खतरे के संकेत मिल रहे थे, लेकिन अब प्रमाण है, स्टडी है और अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। आखिर कैसे आएगी ज़ैपोरिज़िया प्लांट से महातबाही और कैसे हो गए हालात पूरी तरह बेकाबू, इस रिपोर्ट में देखिए। धमाका ठीक ऐसे ही होगा, लेकिन एक नहीं 7 न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, और त्रासदी फुकुशिमा से कई 100 गुना बड़ी होगी। वो जापान के फुकुशिमा में सुनामी के बाद आई त्रासदी की तस्वीर थी, और ये है त्रासदी के लिए तैयार एशिया के बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट में से एक, ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट, जो सुनामी का नहीं बल्कि मानव निर्मित हालात की वजह से विनाश की नई कहानी गढ़ने जा रहा है। और महाविनाश की कहानी में पृष्ठभूमि बनेगा ये सैलाब। इस सैलाब का कारण आप जानते हैं, जंग के बीच काखोकवा रिजर्वॉयर पर हमले के बाद पानी के बहाव ने ज़ैपोरिज़िया पर कई तरह के संकट खड़े किए हैं, जिनमें से एक है महाविनाश का करीब आता वक्त। और ये वक्त बहुत कम ही बचा है, यानी अनुमान से पहले ही न्यूक्लियर तबाही देखने को मिल सकती है। और ऐसा हुआ तो इस जंग को उस दिशा में जाने से कोई नहीं रोक पाएगा जिस दिशा में कोई जाना नहीं चाहता। ज़ैपोरिज़िया एनपीपी पर संकट, महाविनाश किसी भी वक्त। आपने बिल्कुल सही सुना। जंग के बीच स्थिति यह है कि अब ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट में महाविनाशकारी धमाके किसी भी वक्त शुरू हो सकते हैं। और ये कोई अनुमान नहीं है बल्कि चेतावनी है, जिसे जारी किया है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने। चेतावनी यह है कि ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट की स्थिति गंभीर बनी हुई है। काखोकवा रिजर्वॉयर का जल स्तर लगातार घट रहा है। डैम के पानी का लेवल रेड लाइन से नीचे जा चुका है। फिलहाल कुछ और वक्त के लिए व्यवस्था की जा चुकी है, लेकिन तय लेवल से नीचे जल स्तर होने पर हालात बेकाबू होंगे। और यह चेतावनी कोई सामान्य नहीं है, बल्कि इस चेतावनी में गंभीरता है, क्योंकि हालात साफ बता रहे हैं कि इस बार कोई प्रोपेगेंडा नहीं हो रहा है, न ही किसी दबाव में इस तरह की चेतावनी जारी की जा रही है, जिसका मतलब है कि न्यूक्लियर तबाही का काउंटडाउन अब ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट से शुरू हो चुका है। ऐसा क्यों? इसे मौजूदा स्थिति की जमीन पर देखिए। काखोकवा रिजर्वॉयर एनपीपी के लिए ही बना था। डैम के पानी का इस्तेमाल रिएक्टर को ठंडा रखने के लिए होता है। डैम के वाटर लेवल की अंतिम सीमा 12.8 मीटर है। 12.8 मीटर से नीचे लेवल होने पर एनपीपी में पानी की पहुंच रुक जाएगी। कूलेंट बंद होने पर न्यूक्लियर रिएक्टर ब्लास्ट कर जाएंगे। इस समय की स्थिति में रिजर्वॉयर का वाटर लेवल 12.8 मीटर के नीचे जा चुका है। हालांकि आईएईए ने 11 मीटर तक पानी एनपीपी में पहुंचाने का इंतजाम कर लिया है, लेकिन 11 मीटर की अंतिम सीमा से नीचे वाटर लेवल जाने पर कूलेंट बंद हो जाएंगे, जिसके बाद विनाश को कोई भी नहीं रोक पाएगा। अब सवाल यह है कि ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट में कूलेंट चालू रखने के इंतजाम कौन करेगा और किस स्तर पर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा। इस वक्त ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर तबाही के कगार पर है, लेकिन ना तो रशिया रुक रहा है, ना ही यूक्रेन दम लेने को तैयार है। बारूद दोनों तरफ से बरस रहा है। यही वजह है कि कितनी भी कोशिश की जाए, काखोवका रिजर्वॉयर को रिपेयर करना तकरीबन नामुमकिन है, और यही न्यूक्लियर विनाश का संकेत है। अब वैकल्पिक व्यवस्था क्या है, कैसे होगी, इस दिशा में कोई एक्शन नहीं लिया गया है। इसके उलट खतरे के कई और संकेत मिलने लगे हैं, जिसमें पहला संकट मंडरा रहा है न्यूक्लियर प्लांट पॉन्ड पर, और दूसरा संकट है हर व्यवस्था का बर्बाद होना। दावे के अनुसार तालाब की दीवारें इस समय ज्यादा दबाव झेल रही हैं, इसलिए बाढ़ के पानी से नया संकट कूलेंट पॉन्ड के ढहने का है। वहीं बाढ़ग्रस्त नोवा काखोकवा का पानी भी 6 फीट उतर गया है, यानी काखोकवा एचपीपी का पानी लगातार खत्म होता जा रहा है। इसका मतलब है कि हर तरफ से संकेत ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट के ही जरिए विनाश काल की जल्द शुरुआत के मिल रहे हैं। लेकिन अभी कुछ कारण ऐसे बाकी हैं जिन पर चर्चा ही नहीं हुई है, और ये कारण आशंका से पहले तबाही तय करते हैं। एक एनजीओ ने काखोवका जलाशय के तबाह होने के बाद एक नए संकट की तरफ ध्यान खींचा है। ये संकट है बिछाई गई माइंस के पानी के साथ बहने का। यानी काखोवका डैम से निकले पानी से आई बाढ़ में इस वक्त बारूदी माइंस तैर रही हैं, जिनसे काखोवका हाइड्रो पावर प्लांट और ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर खतरा पैदा हो गया है। यानी बाढ़ का पानी काखोकवा हाइड्रो पावर प्लांट के दरवाजे से निकल रहा है, जहां माइन के पहुंचने का मतलब है डैम में ब्लास्ट का सेकेंड राउंड कभी भी शुरू हो सकता है। इसके अलावा ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट तक माइंस के पहुंचने का मतलब कूलेंट बंद होने से पहले ही बारूदी तबाही होगा।
इसके अलावा एक और संकट तबाही की राह पर खड़ा है। बाढ़ का पानी उस जगह तक पहुंच चुका है जहां ऐसे जानवर दफन हैं जिनकी मौत एंथ्रेक्स से हुई थी, और पानी के बहाव में जानवरों के अवशेष बाहर आ रहे हैं। ये अवशेष पानी के साथ काला सागर में जा रहे हैं, जो इशारा है कि ज़ैपोरिज़िया की बाढ़ से काला सागर जहरीला हो सकता है। यानी एक नहीं, काकोवका डैम के टूटने से आई बाढ़ के कारण विनाश के कई संकेत मिल रहे हैं, जिनमें सबसे ज्यादा विनाशक न्यूक्लियर तबाही है। लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था करके इस तबाही को रोक लिया गया तो भी संकट कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। काकोवका डैम विस्फोट के बाद अमेरिका और ब्रिटेन जैसे यूक्रेन के मददगार स्ट्रैटेजी को तेजी से बदलने में लगे हुए हैं। यूक्रेन में काकोवका बांध टूटने के बाद अमेरिका के सब्र का बांध भी टूटने लगा है। अमेरिका अब यूक्रेन को लॉन्ग रेंज वेपन देने की अपनी नीति को बदल रहा है। यूक्रेन जिन घातक हथियारों की डिमांड बहुत पहले से कर रहा था, वो डिमांड अब पूरी हो सकती है। एक तरफ अमेरिका को F-16 फाइटर जेट के बाद इससे भी ज्यादा शक्तिशाली फाइटर जेट देने की तैयारी है, तो वहीं यूक्रेन को मिसाइलों की भी सप्लाई शुरू की जाएगी। जितना पानी उतनी ही आग। यूक्रेन का जितना बड़ा इलाका डूब रहा है, रूस के उतने ही बड़े इलाके को जलाने की प्लानिंग चल रही है। बांध टूटने के साथ ही अमेरिका का सब्र भी टूट चुका है। काकोवका डैम विस्फोट के बाद आए सैलाब से अमेरिका में गुस्से की सुनामी आ गई है। अब ऐसे घातक मिसाइलों को यूक्रेन भेजा जाएगा जिससे रूस के शहरों पर बारूदी प्रहार किया जा सके। दूसरी तरफ रूस में भी अमेरिका और ब्रिटेन के हथियारों का जवाब देने की तैयारी चल रही है। शुरुआत अमेरिका की प्लानिंग से करते हैं। अमेरिका यूक्रेन को हथियारों की नई खेप देने वाला है। $2 बिलियन की मदद का ऐलान जल्द किया जा सकता है। यूक्रेन को एयर डिफेंस और मिसाइल लॉन्चर दिया जाएगा। अमेरिका यूक्रेन को दोनों मोर्चों पर ताकतवर बनाने में जुटा है। रूस की मिसाइलें नाकाम रहे, इसलिए अमेरिका यूक्रेन को नया पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम देने वाला है। यूक्रेन को जल्द ही PAC-3 यानी पैट्रियट एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम मिलेगा। GMT यानी गाइडेंस एनहांस्ड मिसाइल सिस्टम मिलेगा। यूक्रेन में PAC-3 और GMT इसलिए भेजा जा रहा है ताकि रूस की टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और फाइटर जेट को गिराया जा सके। सिर्फ प्रेसिडेंट बाइडेन ही नहीं बल्कि अब अमेरिका के सांसद भी यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियार देना चाहते हैं। अमेरिकी सांसदों ने बाइडेन सरकार से यूक्रेन को लॉन्ग रेंज वेपन देने की मांग की है। अमेरिका यूक्रेन को मौजूदा रॉकेट से 4 गुना शक्तिशाली मिसाइल दे सकता है। अमेरिका यूक्रेन को 190 मील की दूरी वाली मिसाइल दे सकता है। आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम यूक्रेन को देने पर विचार चल रहा है। 1 साल पहले अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सलिवन ने यूक्रेन को ATACMS देने से इनकार कर दिया था। अमेरिका को डर था कि मिसाइल से यूक्रेन रूस के शहरों पर प्रहार करेगा और फिर रूस यूक्रेन के खिलाफ घातक हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अब यूक्रेन को ATACMS देने में अमेरिका में ज्यादा हिचकिचाहट नहीं बची है। MGM-140 ATACMS बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है। इसकी फायरिंग रेंज 300 किलोमीटर तक है, जिसका वॉरहेड समेत वजन 1670 किलोग्राम है। ये सिस्टम GPS गाइडेड सिस्टम के तहत काम करता है। यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट के बाद अब FA-18 हॉर्नेट जेट भी मिल सकता है। ऑस्ट्रेलिया में इस फाइटर जेट को रिटायर किया गया है। अब अमेरिका की इजाजत के बाद ऑस्ट्रेलिया में मौजूद FA-18 हॉर्नेट को यूक्रेन भेजा जा सकता है। इस फाइटर जेट से यूक्रेन की हवाई ताकत में जबरदस्त इजाफा होगा और यूक्रेन रूस के कई शहरों पर कहर बरपाने में सक्षम होगा। FA-18 हॉर्नेट की टॉप स्पीड 1915 किलोमीटर प्रति घंटे है। ये 3330 किलोमीटर की रेंज में ऑपरेट किया जा सकता है। ये लड़ाकू विमान हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों और हवा से सतह पर मार करने वाले हथियारों को ले जा सकता है। अमेरिका से नए हथियार आने वाले हैं, जबकि ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो यूक्रेन को मिल चुका है। अब यूक्रेन भी खुद मीडियम रेंज की मिसाइल बनाने के मिशन पर है। यूक्रेन अपनी मिसाइल की फैक्ट्री लगा चुका है। यूक्रेन 1000 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल बनाएगा। मीडियम रेंज की मिसाइलों से यूक्रेन रूस की जमीन पर प्रहार करने में सक्षम होगा। यूक्रेन की सीक्रेट रिपोर्ट के मुताबिक रूस के पास अभी भी मिसाइलों का बहुत बड़ा जखीरा मौजूद है, जिससे रूस कीव और यूक्रेन के शहरों पर महीनों तक हमले कर सकता है।
युद्ध की शुरुआत के बाद रूस में मिसाइलों का प्रोडक्शन तेज किया गया था, जिसकी वजह से हर महीने रूस की सेना को मिसाइलों की सप्लाई मिल रही है। रूस को भी नेटो और यूक्रेन की तैयारियों की भनक है, इसलिए रूस के रक्षा मंत्री खुद फील्ड में हैं। रूसी रक्षा मंत्री ने नए हथियारों के स्टॉक का मुआयना किया है। रूस के नए हथियारों का स्टॉक जल्द ही वॉर जोन में जाने वाला है। रूस की सेना ने जिस तरह के हथियारों की डिमांड की थी, उसे रूस की अलग अलग फैक्ट्री में तैयार किया गया है और जल्द ही ये तमाम हथियार वॉर जोन पहुंचाए जाएंगे। अब ड्रोन के इस स्टॉक को देखिए। कीव पर ताबड़तोड़ ड्रोन अटैक के बावजूद रूस के पास हवा से कहर बरपाने वाले ड्रोन का कितना बड़ा जखीरा मौजूद है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने ड्रोन पावर पर एक वीडियो भी जारी किया है, जिसके जरिए नेटो और यूक्रेन को चेतावनी दी गई है कि रूस अब भी कितना ताकतवर है और भविष्य की लड़ाई में यूक्रेन को कितनी बड़ी चोट पहुंचाने की तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। 3 मई को क्रेमलिन पर हमला, तो उसके पीछे दिमाग था यूक्रेन के इंटेलिजेंस चीफ किरिल बुदानोव का। बुदानोव ने इस हमले से बड़ी प्लानिंग की थी और अमेरिका तक को इसकी भनक बाद में लगी। लेकिन अब दावा यह किया जा रहा है कि क्रेमलिन हमले के मास्टरमाइंड का रूस ने सफाया कर दिया है। यूक्रेन का मीडिया भी बुदानोव के लापता होने की खबरें दिखा रहा है। तो क्या रूस ने हिट लिस्ट बनाकर यूक्रेन की लीडरशिप को खत्म करना शुरू कर दिया है? क्योंकि कल ही ज़ेलेंस्की भी रूस के हमले में बाल बाल बचे हैं। जंग अमेरिका लड़ रहा है, लेकिन अमेरिका के प्लान को धरातल पर उतारने वाले हैं 2 चेहरे। एक है राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की और दूसरे हैं यूक्रेनी इंटेलिजेंस के चीफ मेजर जनरल किरिलो बुदानोव। ज़ेलेंस्की की जिम्मेदारी हथियारों की आपूर्ति रखना, युद्ध का ब्यौरा रखना, इंटरनेशनल फोरम पर यूक्रेन का पक्ष रखना है और बुदानोव की जिम्मेदारी है रूस के खिलाफ अटैक प्लान करना, सीक्रेट ऑपरेशन चलाना, रूस के विद्रोहियों से हमले कराना। ये दोनों रूस की हिट लिस्ट में हैं और दावा है कि दूसरे चेहरे बुदानोव को रूस ने खत्म कर दिया है। अब ज़ेलेंस्की उसका प्राइम टारगेट है। रूस का सबसे बड़ा टारगेट ज़ेलेंस्की 8 जून को मारे जाने से पहले बाल बाल बचे हैं। 8 जून को ज़ेलेंस्की खरसोन के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के दौरे पर थे, तभी रूस ने बमबारी शुरू कर दी। खैरसोन में नजर आ रहा ये ज़ेलेंस्की का स्टाफ है और मौके पर जनता मौजूद है। अब दूसरा वीडियो देखिए जो इसी इलाके का। ज़ेलेंस्की के रवाना होते ही इस क्षेत्र में रूस की बमबारी शुरू हो जाती है। इन 2 तस्वीरों में देखिए, पहली में ज़ेलेंस्की का सुरक्षा दस्ता मौके पर है, उसके बीच ज़ेलेंस्की है और उनके रवाना होने के कुछ ही मिनट बाद रूस का रॉकेट एक इमारत से टकराता है और भगदड़ मच जाती है। मतलब ये कि रूस को ज़ेलेंस्की के दौरे और उनकी लोकेशन की जानकारी थी। अगर हमला थोड़ा पहले होता तो ज़ेलेंस्की की जान जा सकती थी। दावा किया जा रहा है कि ज़ेलेंस्की से पहले उनके बहुत करीबी भरोसेमंद यूक्रेन के इंटेलिजेंस चीफ किरिलो बुदानोव की हत्या की जा चुकी है। दावा किया जा रहा है कि बुदानोव मारे जा चुके हैं और ज़ेलेंस्की सरकार इसे छिपा रही है। इस खबर को इसलिए भी सच माना जा रहा है क्योंकि काकोवा डैम पर हमले के बाद ज़ेलेंस्की ने 11 घंटे तक मीटिंग की। उनकी मीटिंग में अलग अलग चेहरे नजर आए, लेकिन बुदानोव एक बार भी नहीं देखे गए। दावा किया जा रहा है कि रूस के मिसाइल हमले में बुदानोव की मौत हो चुकी है। 29 मई को बुदानोव ने कहा था कि मॉस्को पर मिसाइल हमले किए जाएंगे। 30 मई को मॉस्को पर 8 ड्रोन अटैक हुए। हमलों पर पेस्कोव ने कहा कि यूक्रेन के नीति निर्माताओं के ठिकाने रूस के निशाने पर है। 30 मई को पुतिन ने कहा कि रूसी सेना ने यूक्रेनी इंटेलिजेंस के हेडक्वार्टर पर हमला किया है। तो क्या बुदानोव की मौत इस हमले में हो चुकी है? मॉस्को पर हुए 2 बड़े हमलों के पीछे बुदानोव का ही दिमाग था। बुदानोव ने अमेरिका तक को अपना प्लान नहीं बताया था। प्लान यह था कि रूस के कई शहरों पर बड़े हमले किए जाएं। मॉस्को पर 2 अटैक होने के बाद क्या रूस ने बुदानोव को टारगेट बनाया है? अब से पहले यूक्रेनी सेना के कमांडर ज़ेलेंस्की भी गायब हुए थे और तब यूक्रेन ने कहा था कि उन्हें कुछ नहीं हुआ, लेकिन सच तो यह था कि वो रूसी हमले में गंभीर रूप से घायल हुए थे। तो क्या ज़ेलेंस्की अब बुदानोव का सच छिपा रहे हैं? अगर बुदानोव की मौत सच में हो चुकी है तो यूक्रेन की टॉप लीडरशिप अब कमजोर हो चुकी है और अगला नंबर ज़ेलेंस्की का हो सकता है।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ईरान ने महज कुछ सालों में विध्वंसक वर्ल्ड में इतनी प्रगति की है कि अब अमेरिका इस देश को सीधे सीधे धमकाने से बचता रहा है। लेकिन इसके ठीक उलट ईरान ने अमेरिका के खिलाफ खुलेआम एक्शन दिखाया है। आखिर ऐसा क्यों हुआ, इसकी जानकारी ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइल के साथ अब जाकर हुई है। हालांकि अमेरिका इजराइल का रुख हमेशा की तरह अब भी ईरान के खिलाफ सख्त दिख रहा है, लेकिन ईरान ने भी इस बार अपने बारूदी इरादे जाहिर कर दिए हैं। अब इस रिपोर्ट में देखिए ईरान के क्या हैं वो बारूदी इरादे। आवाज की 5 गुना गति, खाड़ी में खतरे की घंटी। महाविनाश की तैयारी और कल्पना का दायरा इतना बढ़ गया है कि हर अनुमान बहुत ही कम समय में सच होने लगे हैं। ऐसी ही एक बारूदी कल्पना को साकार किया है ईरान ने। कासिम सुलेमानी की मौत के बाद ली कसम का एक चरण पूरा हुआ। ईरान अब हाइपरसोनिक क्लब में शामिल हो गया। ये तस्वीरें ईरान के हाइपरसोनिक क्लब में शामिल होने के प्रमाण है। यानी खाड़ी में अमेरिका का दुश्मन नंबर 1 यूएस से ज्यादा ताकतवर हो गया। आप जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वो बिल्कुल सच है। जिस हाइपरसोनिक ताकत को हासिल करने में अमेरिका नाकाम रहा, वो हाइपरसोनिक गति ईरान ने हासिल कर ली। अमेरिका के इस दुश्मन ने अपना हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट पूरा कर लिया। ये खबर जितनी चौंकाने वाली है, उससे कहीं ज्यादा चौंकाने वाला है हाइपरसोनिक ताकत बनकर ईरान का सीधे अपने दुश्मनों को चेतावनी देना। ये पोस्टर ईरान की सड़कों पर लगे हैं, जिसमें इस हाइपरसोनिक मिसाइल का मकसद साफ लिखा गया है। पोस्टर में लिखा है, नई हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह, इजराइल के लिए सिर्फ 400 सेकेंड। यानी आधिकारिक तौर पर हाइपरसोनिक क्लब में शामिल होने के बाद ईरान ने इस मिसाइल के टारगेट का भी खुलासा कर दिया है। और अगर ईरान ने इस मिसाइल का इजराइल पर इस्तेमाल किया तो यह भी तय है कि जंग का एक नया मुहाना खुल जाएगा। लेकिन इससे पहले ईरान के इस धमकी से इजराइल समेत पेंटागन में खलबली है। आखिर क्यों, इसे भी समझ लीजिए। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम हाइपरसोनिक मिसाइल रोकने में नाकाम है। किसी भी नेटो देश के पास हाइपरसोनिक हमले को नाकाम करने की क्षमता नहीं है, जिसका मतलब है ईरान ने तेल अवीव पर हमला किया तो जंग छिड़ना तय है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस जंग की तैयारी उसी दिन शुरू हो गई जिस दिन ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने का दावा किया था। यही वजह है कि भविष्य की कल्पना से डरे अमेरिका ने इजराइल के मोर्चे पर ईरान के खिलाफ तैयारी शुरू कर दी, जिसका प्रमाण है इजराइल से आ रही ताजा जानकारी। अमेरिका के रणनीतिक बम वर्षक इजराइल पहुंच गए हैं। इजराइल पहुंचे B-1 बॉम्बर्स ने एमिनिशन के साथ लैंड किया है। वहीं इजराइल से ईरान और हिजबुल्लाह के लिए चेतावनी जारी कर दी है। हालांकि अमेरिकी बॉम्बर का इजराइल पहुंचना, इजराइल का ईरान और लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के लिए चेतावनी जारी करना उस ड्रिल के मद्देनजर एक्शन है जो शुरू इजराइल में हो रही है। लेकिन ईरान ने शहर की सड़कों पर होर्डिंग्स लगाकर अपने इरादे साफ साफ जाहिर कर दिए हैं। अब सिर्फ बाकी है तो न्यूक्लियर वॉरहेड तैयार कर लेने का ऐलान। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और अब बात उस आग की जिससे सुपर पावर अमेरिका की सांसें फूल रही हैं। यह आग कनाडा की है, लेकिन हाहाकार अमेरिका में मचा हुआ है। कनाडा से लेकर अमेरिका तक धुएं का ऐसा बवंडर उठा है कि सांस लेना मुश्किल हो गया है। 10 करोड़ लोगों के सांसों पर संकट बना है। आलम यह है कि जान बचाने के लिए लोग शहर छोड़कर भाग रहे हैं। सवाल यही है कि आखिर ये कौन सी आग है जो बुझने का नाम ही नहीं ले रही है। जंगल में ऐसी आग लगी है कि कई मुल्कों का दम घुट रहा है। दावानल इतनी भड़क गई है कि करोड़ों सांसों पर संकट छा गया है। यह कनाडा के जंगल की आग है जो जीवन के लिए खतरा बन गई है। कनाडा के जंगलों में आग लगी है और दम अमेरिका का घुट रहा है। पड़ोसी मुल्क होने की वजह से धुआं न्यूयॉर्क समेत अमेरिका के दूसरे शहरों के आसमान में भर गया है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि लोगों का दम घुट रहा है। लोग शहर छोड़कर दूसरे इलाकों की तरफ भाग रहे हैं। अमेरिका में इसे पीली आफत कहा जा रहा है क्योंकि स्मॉग की वजह से पीली लेयर बन गई है, जिसकी वजह से सांस लेना मुश्किल हो रहा है।
अमेरिका के कई शहरों में एयर अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये शहर है न्यूयॉर्क, मिनेसोटा, मैनहट्टन, क्वींस, शिकागो और मैसाचुसेट्स। हालात कितने गंभीर हैं कि धुंध का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ईस्टर्न अमेरिकी स्टेट में सबसे ज्यादा असर है। हालात ऐसे हो चले हैं कि स्मॉग की वजह से विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है। पास की चीजें भी बड़ी मुश्किल से नजर आ रही हैं। कनाडा के जंगलों में हर साल आग लगती है, लेकिन इस बार कहीं ज्यादा तेजी से आग फैली है, जो पिछले साल के मुकाबले 10 गुना ज्यादा है। ज्यादा आग लगने से आसपास के इलाकों में स्मॉग भी फैलने लगा है। न्यूयॉर्क की इस तस्वीर को देखिए। अमेरिका की शान कही जाने वाली स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भी धुंधली दिख रही है। कई शहरों की ऐसी तस्वीर है। लोग मास्क लगाकर बाहर निकल रहे हैं, बावजूद इसके स्मॉग से बच नहीं पा रहे हैं। एयर पॉल्यूशन लेवल में दिल्ली से भी ज्यादा बुरी स्थिति में न्यूयॉर्क जा पहुंचा है। इस वक्त न्यूयॉर्क में दुनिया के किसी भी शहर से ज्यादा वायु प्रदूषण फैला हुआ है। न्यूयॉर्क का एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 पहुंच गया है, जो दिल्ली के एयर क्वालिटी इंडेक्स 164 और दुबई के एयर क्वालिटी इंडेक्स 168 से 2 गुना है। मुश्किल यह है कि अभी हालात और खराब होंगे। जंगलों में आग अगस्त तक लगी रहेगी, जिससे न सिर्फ कनाडा बल्कि सुपर पावर का भी दम घुटता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।